साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 5। बड़ा पुराना आशिकाना लगता है, माही ने गुस्से से कहा। लेकिन स्वीटहार्ट, तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। रूही ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो हमसे? अब माही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने रूही के जबड़े को दबाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारा ऑनर। रूही हैरान हो गई। दूसरे ही पल वो गुस्से से भर गई। उसने माही का हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, ऑनर? मेरी ज़िंदगी का हक लेने वाले तुम होते कौन हो? ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना जानना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से। माही गुस्से से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ पर खड़ा हर इंसान अंदर तक कांप गया। माही ने अपने मैनेजर को कुछ इशारा किया। मैनेजर कुछ पेपर लेकर रूही के पास आया। उसने वो पेपर रूही को दिए और पीछे हट गया। रूही वो पेपर जैसे जैसे पढ़ रही थी, एक एक कर अश्रों की धारा उसकी आंखों से गिरे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या वो खिलौना है? ये उसे खरीदने के पेपर थे। क्या उसकी ज़िंदगी अब उसकी खुद की नहीं रही? क्या वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? 500 करोड़ में बेचा गया था उसे। उन पेपर्स पर उसके बाप, उसकी सौतेली माँ के सिग्नेचर थे। रूही ज़मीन पर गिर गई। वो बेजान सी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बाप ने उसे बेच दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पूरे ऑफिस में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। माही जो उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। माही ने उसे गोद में उठाया और वहाँ से ले जाने लगा। तभी राघव ने चिल्लाते हुए कहा, रूही। रूही जो बेसुध सी थी, वो अपने होश में वापस आई। वो तुरंत माही की गोद से उतर गई। राघव ने कहा, ये क्या हो रहा है रूही? रूही ने रोते हुए कहा, सॉरी राघव, मुझे बेच दिया गया है, वो भी 500 करोड़ में। राघव हैरान हो गया। उसने हैरानी से कहा, रूही ये तुम क्या कह रही हो? रूही ने पेपर आगे करते हुए कहा, ये रहे मेरी बर्बादी के पेपर। तभी राघव ने माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें 500 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें रूही को आज़ाद करना होगा। अब माही के चेहरे पर बेशुमार गुस्सा फैल गया। उसने गुस्से से रूही का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। रूही उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। माही ने गुस्से से कहा, अगर तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे यार को इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। रूही डर से कांप गई। वो चुपचाप बेजान से चलने लगी। माही ने मैनेजर को कुछ इशारा किया। राघव को 2 बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। मैनेजर ने राघव के फोरहेड पर गन शूट की। राघव वहीं गिर गया। रूही इस बात से बेखबर थी कि अब राघव नहीं रहा। माही के महल में माही लगभग रूही को घसीटता हुआ एक कमरे की तरफ ले गया। कमरे के अंदर ले जाकर उसे बेड पर फेंक दिया। माही ने गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का? माही उसके करीब पड़ने लगा। रूही पीछे होने लगी। उसने डरते हुए कहा, प्लीज़ नो नो। लेकिन माही उसके ऊपर आ गया। उसने उसे दबोचते हुए कहा, यू नो ना कि अब तुम मेरी हो, तो मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम पर मेरा हक है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी ये सांसें भी अब मेरी है। माही ने कहा, शांत रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना तकलीफ़ तुम्हें ही होगी। रूही ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी। माही का गुस्सा बढ़ गया। उसने रूही को दबोच लिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। रूही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। माही उसे ज़बरदस्ती चूमने लगा। रूही उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। माही ने ज़ोर से उसके उभार पर काटा। अब रूही की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। वो माही के काबू में आ चुकी थी। रूही के अंदर जान ही नहीं बची थी। माही उसकी बॉडी पर निशान बना रहा था। रूही रोए जा रही थी। आखिर में माही उसके पैरों के पास पहुंच गया। वो एक झटके से उसके अंदर दाखिल हो गया। रूही की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। रूही दर्द से सिकुड़ती जा रही थी, लेकिन माही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी मनमानी कर रहा था। वो बेदर्दी से उसके साथ वो सब कर रहा था।
रूही ने रोते हुए कहा, प्लीज़। लेकिन माही पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो और ज़ोर लगाने लगा। रूही की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब रूही के लिए असहनीय हो गया था। कराहने की आवाज़ ही कमरे में गूंज रही थी। वो एकटक वॉल की तरफ देख रही थी। उसने कसकर ब्लैंकेट अपनी मुट्ठी में भींचा हुआ था। हाथापाई में उसके नाखून टूट गए थे। माही उसे दर्द पहुंचा रहा था। माही ने उसके पैरों को अपने कंधे पर रखा और उसके साथ फिजिकल होते हुए गुस्से से उसके कान में कहा, बहुत शौक है ना दूसरे मर्द से चिपकने का? तुम्हें क्या लगता है कि तुम शादी कर लेती तो क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ा लेती? नो माई स्वीटहार्ट, शादी के बाद भी तुम मेरी होती। मैं तुम्हें किसी और का होने कैसे देता? लगभग 5 घंटे बाद माही ने उसे छोड़ा। रूही बेहोश हो चुकी थी। माही उसके बगल में बैठा हुआ था। माही का चेहरा इमोशनलेस था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी। वो एक एक कर उसके कस ले रहा था। उसने रूही की तरफ देखा जो बेहोश थी। उसके जिस्म पर माही के दिए हुए निशान दिख रहे थे जो कि नीले से काले हो चुके थे। उसके गालों पर आंसुओं की छाप थी। माही के सामने फिर वही पल गोद गया जब रूही राघव के गले लगी हुई थी। उसके होंठ भींचे हुए थे। उसे वो राघव बहुत खटक रहा था। माही की सिगरेट जल रही थी, साथ ही उसकी उंगलियां भी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। उसकी नज़र बेडशीट पर गई जहां पर खून के धब्बे थे। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने रूही के फेस पर बिखरे हुए बालों को साइड किया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उसकी बंद आंखों को छुआ, फिर उसकी नोज को, फिर उसके होठों पर जो कि काफ़ी सूज गए थे। माही की वाइल्डनेस की वजह से माही ने उसके गले से होते हुए उसके उभारों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें अपना बनाना मेरा जुनून था। तुम्हें पाना मेरी चाहत, दिल लगी नहीं है तुमसे, लेकिन फिर भी ना जाने क्या है जो तुम्हारी ओर मुझे खींचता है। इतना कहते ही उसने उसे चूम लिया। तुम्हारे जिस्म पर नहीं, मैंने तुम्हारी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी है। नफ़रत है ना तुम्हें मुझसे? मैं वादा करता हूँ ये नफ़रत मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस नफ़रत पर भी सिर्फ मेरा हक है स्वीटहार्ट। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अगली सुबह रूही को होश आने लगा। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो उठकर बैठने लगी, लेकिन ज़रा से हिलने पर उसकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द हुआ। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, सिकुड़कर रोने लगी। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। वो कुछ देर ऐसे ही रोती रही, हिम्मत करके बैठी। उसके मुंह से आह निकल गई। उसने बेडशीट की तरफ देखा जो कि खून के धब्बों से लाल थी। वो फिर रोने लगी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला। माही अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चलकर रूही की तरफ आने लगा। रूही ने महसूस किया कि कोई रूम में है। उसने अपनी नज़रें उठाई और देखा उसके सामने माही आ रहा था। डर से उसकी आंखें फैल गई। माही बेड के पास आया। उसने रूही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी रूही डर से बेड के कोने में सिकुड़ गई। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। रूही को लगा कि माही उसके साथ वही सब करने वाला है। माही बिना भाव लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसने रूही को गोद में उठा लिया। रूही की बॉडी कांप रही थी। रूही ने डर की वजह से अपनी आंखें कसकर भींच ली थी और वो कांप रही थी। माही ने भी ये महसूस किया। वो उसे बाथरूम में ले गया और बाथटब में लेटा दिया। बाथटब ऑटोमेटिकली पानी से भरने लगा। गर्म पानी से रूही को राहत मिली। रूही ने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर सिसकने लगी। माही उसे देख रहा था। माही ने कहा, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? हालांकि वो जानता था कि ये उसका फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन वो रूही के मुंह से सुनना चाहता था। रूही ने भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माही ने इस बार सख्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा। अब रूही डर गई। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। माही ने उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदत डाल लो इस दर्द की, क्योंकि अब ये तुम्हें हर रोज़ फील करना है। रूही की आंखों से
आंसू बह रहे थे। रूही ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जाने दो मुझे प्लीज़। रूही रोते हुए बोल रही थी। माही ने गुस्से से कहा, तुम्हें सारी उम्र अब यही रहना है। माही के चेहरे पर शातिर स्माइल फैल गई। रूही ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूँगी, मैं तुम्हें अपनी शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखाऊँगी। माही को अब गुस्सा आ गया। माही ने चिल्लाते हुए कहा, एक और शब्द नहीं वरना। उसने रूही को ऊपर से नीचे देखा और एक शातिर स्माइल देते हुए कहा, वरना तुम तो जानती ही हो कि मैं क्या क्या कैसे कैसे कर सकता हूँ। रूही फिर से कांप गई। माही की धमकी सुनकर वो अंदर तक सहम गई थी। माही वहाँ से चला गया। रूही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने अपने शरीर की तरफ देखा जो काला से नीला हो चुका था और वो उसे रगड़ने लगी। वो उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही थी। उसकी पूरी स्किन लाल हो चुकी थी। अब शायद रूही के आंसू भी सूख चुके थे। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई। उसने बाथरोब पहना हुआ था। वो बेड के पास आई। उसने देखा बेडशीट चेंज कर दी गई थी और उस पर उसके नए कपड़े साइड टेबल पर खाना रखे हुए थे। रूही को भी अभी अपनी बॉडी में दर्द हो रहा था, खासकर उसके लोअर पार्ट में। वो चल नहीं पा रही थी। वो खुद के अंदर कमज़ोरी महसूस कर रही थी। रूही ने अपने पेट को सहलाते हुए बेड पर बैठ गई। रूही ने कपड़ों की तरफ देखा और उन्हें पहनने लगी। उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। उसने वो कपड़े पहने। उसे कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी बॉडी में जो दर्द हो रहा था वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखें फिर भर गई। उसने भरे हुए गले के साथ कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। रूही ने खाने की प्लेट की तरफ देखा, फिर अपने नज़रें फेर ली कि दूसरी तरफ माही वो कमरे की तरफ आ रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर देखा गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस गई। माही ने गुस्से से गुर्राते हुए चिल्लाया। वो रूम के अंदर आया। रूम में रूही थी ही नहीं। उसने अपनी नज़रें कमरे में घुमाई। उसकी नज़र खुली हुई विंडो पर गई। माही ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तुम देखोगी माही डोबरीवाल का असली रूप। माही ने अपना फ़ोन निकाला, गुस्से से किसी को कॉल किया और तमतमाता हुआ रूम से बाहर आया। वो कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसने गुस्से से मन ही मन में कहा, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। अब तुम देखोगी इसका अंजाम। उसकी आंखें खूंखार लग रही थी काफ़ी। उसकी आंखें गुस्से से नीली हो चुकी थी। माही गुस्से से खोलता हुआ कार में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। कार का माहौल बहुत ही संगीन था। दूसरी तरफ वर्मा मैंशन, वहाँ पर बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ था। वहाँ पर पार्टी हो रही थी। निशा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी और उसकी मॉम अनिका अपने दोस्तों के साथ लगी हुई थी। उसके पापा अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ खुशी खुशी डिस्कशन कर रहे थे। उनकी कंपनी को अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए छोटी सी पार्टी चल रही थी। सभी काफ़ी खुश लग रहे थे। निशा अपनी मॉम के पास आई। उसने अपनी मॉम को हग करते हुए कहा, ओहो मॉम, आई एम वेरी हैप्पी। ओह रियली, आर यू हैप्पी? ग्रेट। निशा ने अपनी फ्रेंड को इशारा किया और दोनों एक साइड में आकर आपस में बातें करने लगी। अनिका ने चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए कहा, उस नाजायज़ के बदले हमें 500 करोड़ मिले हैं। निशा ने गुस्से से कहा, वो तो 2 कौड़ी की लड़की है, उसको कितना अमीर आदमी मिला। तभी अनिका ने कहा, जो भी हो, हमने सोने की चिड़िया पाल रखी थी। निशा ने कहा, यस मॉम। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, वो माही डोबरीवाल बहुत ही हैंडसम है, वो उसके बदले 500 करोड़ दे गया। अनिका ने कहा, वो नाजायज़ हमारे इतने काम की निकलेगी पता नहीं था। निशा ने कहा, ओ कम ऑन मॉम, उस नाजायज़ के हाथ रियल डायमंड लगा है।
अनिका ने कहा, डोंट वरी माई डॉल, रॉकी के साथ तुम्हारी शादी की बात करते हैं। निशा ने गुस्से से कहा, वो प्लीज़ मॉम, वो रॉकी बस रूही के पीछे पागल है, समझ नहीं आता उस नाजायज़ में ऐसा क्या है क्या जो ये मर्द पागल हो जाते हैं उसके पीछे। निशा की जलन और माया को साफ जाहिर हो रही थी। अनिका ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, ओ माय डॉल, तुम फर्स्ट सैड मत हो, तुम जिसके साथ चाहोगी उसके साथ तुम्हारी शादी होगी। निशा ने कहा, रियली मॉम? अनिका ने कहा, यस माय। वो दोनों घूमी, दोनों ही हैरान रह गई। उनके सामने रूही थी। रूही की मुट्ठियाँ कसी हुई थी, गुस्से से आंखें भरी हुई थी। अनिका ने उसे देखा और गुस्से से कहा, तुम? निशा ने कड़वाहट से कहा, तुम? रूही ने गुस्से से कहा, ओह, तो मेरी बर्बादी पर जश्न मनाया जा रहा है। तभी वहाँ पर मिस्टर वर्मा आ गए, रूही के पापा। रूही ने उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से क्लैप करते हुए कहा, आइए आइए मिस्टर वर्मा, आप ही की तो कमी रह गई थी। तो खुश है आप सभी? हाँ होंगे ही, मेरे बदले इतना बड़ा अमाउंट मिला है, 500 करोड़ लॉटरी। आप लोगों की तो आप सभी ने इतने पैसे कहाँ देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। रूही ये सब गुस्से से चिल्लाकर बोल रही थी। पार्टी में मौजूद बाकी सभी का ध्यान उस तरफ ही हो गया था। रूही बहुत ही गुस्से में थी। अनिका आगे बढ़ी, उसने रूही के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। रूही का मुंह दूसरी तरफ हो गया। अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम, पहले बाहर मुंह काला करती हो, फिर यहाँ आकर हम पर चिल्ला रही हो। रूही का गाल लाल हो गया था, उस पर उंगलियों के निशान थे। अनिका ने गुस्से से कहा, तुम्हें बचपन से पाला पोसा और अब तुम हम पर ही उंगली उठा रही हो। वहाँ पर खड़े लोग रूही को अजीब नज़रों से देख रहे थे। निशा ने नाटक करते हुए कहा, मॉम रहने दीजिए, इसने बाहर जाकर जो भी किया हो। मॉम लेकिन ये है तो इस घर की बेटी ही, ऐसा करे वो रूही को लोगों की नज़रों में गिरा रही थी। रूही उन दोनों के नाटक को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराई। उसने अपने पापा की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, थू है आप जैसे बाप पर, इससे तो अच्छा मैं अनाथ होती। तुम्हारे जैसे बाप किसी को ना मिले जो अपनी ही बेटी का सौदा करे। मिस्टर वर्मा गुस्से से भर गए। तभी अनिका आगे बढ़ी, उसने अपना हाथ उठाया और वो फिर रूही को मारने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और उसे ज़मीन पर धक्का दे दिया। अनिका धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उसने गुस्से से उस तरफ देखा, वो डर से भर गई। वहाँ पर माही खड़ा था, वो गुस्से से भरा हुआ था। उसे देखकर रूही कांप गई। उसे तो मानो सांप ही सूंघ गया था। निशा वो भी घबरा गई, साथ ही मिस्टर वर्मा भी घबरा गए। वहाँ खड़े बाकी लोग भी डर गए। माही के बॉडीगार्ड्स ने वहाँ से सबको बाहर निकाल दिया। अब उस हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनिका खड़ी हुई थी। उसने झूठ मूठ नाटक करते हुए मुस्कुराकर कहा, मिस्टर डोबरीवाल आप? माही जो गुस्से से रूही की तरफ देख रहा था, उसकी नज़र रूही के उसके गाल पर गई। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। माही ने उसके गाल को छुआ और उसे अपनी ओर खींचते हुए गले लगा लिया। उसने उसके गाल को चूमा और उसके कान में कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रही हो? माही ने उसे काफ़ी कसकर जकड़ रखा था। रूही को तकलीफ़ हो रही थी। उसकी आंखें, उसने रूही को उठाया और वहाँ सोफे पर जाकर बैठ गया। वो किसी राजा जैसे लग रहा था। माही ने गुस्से से अनिका की तरफ देखते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। माही ने कहा, इस औरत के गाल पर 20 थप्पड़ और दूसरे गाल पर 30 थप्पड़, और अगर एक भी थप्पड़ धीरे हुआ तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। अनिका डर गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर डोबरीवाल। अनिका अपने पति की तरफ देखने लगी। मिस्टर वर्मा भी
बड़े उन्होंने कहा, प्लीज़ मिस्टर डोबरीवाल, माफ़ कर दीजिए। अनिका ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा, सॉरी मिस्टर डोबरीवाल। रूही ये सब देख रही थी। उसकी फैमिली जो उस पर अभी चिल्ला रही थी, उनके रंग पल में कैसे बदल गए। कौन है ये आदमी? लेकिन माही उनकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने रूही के फेस पर अपनी उंगलियां फिराते हुए रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? रूही कुछ बोल नहीं रही थी। माही के बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े। उन्होंने अनिका को पकड़ लिया और अनिका चिल्ला रही थी। 2 बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। एक उसकी तरफ बढ़ा। एक ज़ोरदार थप्पड़ अनिका के गाल पर जड़ा। उस थप्पड़ की आवाज़ वहाँ गूंज गई। एक पल के लिए रूही ने कसकर माही का ब्लेजर पकड़ लिया। माही ने उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? रूही ने डरते हुए कहा, वो भूख नहीं लगी थी। अनिका को दूसरा थप्पड़ पड़ा। रूही की पकड़ माही पर और मजबूत हो गई। माही ने उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, अभी कुछ खाओगी? रूही उसकी तरफ देख रही थी। अनिका के गाल पर एक के बाद एक थप्पड़ पड़ रहा था। उसकी दर्दनाक चीख। मिस्टर वर्मा आगे बढ़े, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें भी पकड़ लिया। वो अपनी बीवी की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। निशा ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे। वो आगे बढ़ी। उसने गुस्से से रूही की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर डोबरीवाल, ये लड़की बहुत ही गिरी हुई है। ना जाने कितने लड़कों के साथ इसका चक्कर है। बाहर गुलछरे उड़ाना इसका पसंदीदा काम है। ये रात रात भर घर से बाहर रहती है। ना जाने कितनों के साथ इसने अपना मुंह काला किया है। ये आपको बेवकूफ़ बना रही है। शी इज़ ब्लडी। तभी माही ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप। उसकी आवाज़ वहाँ गूंज गई। निशा कांप गई। रूही भी डर गई। माही ने गुस्से से अपनी पैनी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम इसके बारे में कुछ बोलो। माही ने गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और कहा, इस लड़की की वो हालत कर दो कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। निशा डर से भागने लगी। निशा को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया। माही ने उन्हें इशारा किया। वो सभी बॉडीगार्ड्स निशा को लेकर एक रूम में चले गए। दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। निशा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी। अनिका को अभी भी चाटे पड़ रहे थे। मिस्टर वर्मा गिर गए। वो ना तो अपनी बेटी और ना ही अपनी बीवी की मदद कर पा रहे थे। रूही डर से कांप रही थी। तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार चीख गूंज गई। वो चीख निशा की थी। रूही ने और कसकर माही को पकड़ लिया। माही ने उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? रूही ने डरते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। माही ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा। अनिका का चेहरा काला पड़ गया था। वो अब होश में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने उसे 50 थप्पड़ मारे थे। वो ज़मीन पर गिर गई थी। उसका गाल सूज गया था। दूसरी तरफ निशा वो रूम में थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी। वो रोए जा रही थी। वो सभी बॉडीगार्ड्स एक एक करके सब उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। निशा रोए जा रही थी, लेकिन उन बॉडीगार्ड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। निशा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ से बाहर तक आ रही थी। रूही ने कसकर माही को पकड़ लिया। उन बॉडीगार्ड्स ने
निशा को थप्पड़ भी मारे। निशा अब बेहोशी की हालत में थी। उसकी बॉडी की हालत बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ घंटों के बाद रूम का दरवाज़ा खुला और 8 बॉडीगार्ड्स बाहर आए। वो सभी सेटिस्फाइड थे। माही ने एक जहरीली मुस्कान दी और रूही को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से चला गया। रूही सहमी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। माही ने उसकी कमर को होल्ड कर रखा था। उसका एक हाथ रूही की पीठ पर था, रूही का सर उसके कंधे पर। रूही ने अंदर का माहौल देखा। एक गंभीर शांति फैली हुई थी। माही उसे ले जा रहा था। रूही ने देखा अनिका भागती हुई रूम में गई जहां निशा को ले जाया गया था। अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे उनके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। उन्होंने बचपन से उसे कितना मारा पीटा था, कितनी बार उसे बेचने की कोशिश की गई। धोखे से उसके ड्रिंक्स में नशीली दवाइयाँ मिलाई गई। निशा का हर इल्ज़ाम उस पर लगाया गया था। उसकी पलकें गीली हो गई थी। माही ने रूही को कार में बैठाया और खुद भी कार में बैठ गया। कार चल पड़ी। रूही उसे देख रही थी। उसके मन में चल रहा था, ये आदमी कितना निर्दयी है। इसके पास दिल जैसी कोई चीज़ ही नहीं। माही ने एक डरावनी मुस्कान देते हुए उसे अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा। उसके हाथ रूही के बालों में चल रहे थे। माही ने ज़ोर से उसके होठों पर बाइट की, उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसका चेहरा पीछे करते हुए उसके चेहरे को देखा। रूही के होठों से खून निकल रहा था जो कि उसकी चिन तक बह गया। माही ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, उसके होठों से खून साफ करते हुए बेरहमी से रगड़ते हुए कहा, उम्मीद है कि ये तुम्हारी ज़िद की आखिरी गलती हो, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रूही की आंखें भरी हुई थी। माही ने रूही को अपनी गोद में बिठा लिया, उसके बालों की लटों के साथ खेलने लगा। रूही ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। माही उसकी तरफ देख रहा था। रूही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सचमुच इसे बहुत फुर्सत से तराशा गया था। माही के सामने कल रात के पल घूम गए थे। रूही की मीठी सी आवाज़ें। माही की नज़र उसके गले पर लव बाइट के निशान पर गई। कल उसने उसे पा लिया, फिर ये क्या था? वो उसकी तरफ खींच रहा था। माही ने रूही को लेदर सीट पर ढकेल दिया और उसे चूमने लगा। रूही उसे रोक नहीं रही थी। उसे पता था वो उसे रोकेगी तो वो उतना ही रूडली पेश आएगा। कल रात को वो ये समझ गई थी। माही के होठ उसकी नेक पर फिसल रहे थे। रूही फिर सिकुड़ रही थी। उसने अपना हाथ पीछे लिया और रूही के टॉप की जिप खोल दी और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। रूही कांप रही थी। माही ने उसकी टी शर्ट उसके कंधे के नीचे की। उसका बदन चमक रहा था, उस पर निशान उभरे हुए थे। रूही की आंखें बंद थी। माही ने उसके कान में कहा, तुम भागने की कोशिश मत करना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम उसकी उम्मीद नहीं कर सकती। उसने रूही के एयरलोब पर बाइट की। रूही ने फिर हिम्मत करते हुए कहा, आप कब तक मुझे आज़ाद करेंगे? माही ने उसे घूरकर देखा और उसके बदन पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, कभी नहीं। रूही की पलकें गीली हो गई। माही उसमें खोया हुआ था। कार रुक गई, लेकिन माही ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके बदन को चूम रहा था। रूही के मुंह से आह निकल रही थी।
उनकी उंगली आपस में लिपटी हुई थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।